वेलकम फ्रेंड्स, एनकेटी ट्यूटोरियल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज अर्थव्यवस्था के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आया हूं जो आज के न्यूज़पेपर के सुर्खियों में चल रहा है लगातार, जब से कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में पैर पसारा है। जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में उतार तो नहीं है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है, बड़े बड़े ये शब्द जहाँ तहाँ छप रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं कि देश और दुनिया रिसेशन के दौर में प्रवेश कर गया है। एक आम व्यक्ति को इन इकोनॉमिक जो टेक्निकल शब्द है उसको समझने में काफ़ी परेशानी होती है कि आखिर अर्थव्यवस्था में रिसेशन कैसे आता है, किस तरह से अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में चली जाती है, या अर्थव्यवस्था क्या कोई स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, जो इकोनॉमी है क्या वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है या वो एक जिगजैग रूप में आगे बढ़ता है। इन प्रश्नों का उत्तर आज के लेक्चर में मैं देने की कोशिश करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इकोनॉमी का जो साइकिल है, फेज है, वो कैसे मूव करता है। और यह कभी भी एक रूप में नहीं रहता, बल्कि हमेशा उतार और चढ़ाव होता रहता है। बंधुगण, आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित हुआ है, और लॉकडाउन से किस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है मैं बता दूं आपको कि कोविड-19 का जब से इंडिया में प्रकोप आया है उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई है। और यह लॉकडाउन 3 फेज में घोषणा हुआ है। लॉकडाउन 1.0 से लेकर उसका दूसरा चरण शुरू हुआ और अभी तीसरा चरण लॉकडाउन का चल रहा है जो कि 17 मई तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा वह भी अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, साथ में कुछ इसमें छूट भी दी जाए। लेकिन इस लॉकडाउन का इफेक्ट ये हुआ कि फैक्ट्रीज बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बंद हो गया, और इस तरह से जो सप्लाई चेन था वह टूट गया। इसके कारण बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन में जो एक तरह से जीरो की स्थिति हो गई, जिस तरह से सप्लाई का साइकिल ब्रेक हो गया, उससे क्या हो गया, इकोनॉमी, कोरोना ने केवल मनुष्य की जिंदगी को ही नहीं लिया है, केवल मनुष्य को ही आईसीयू में नहीं भेजा है, बल्कि जो इकोनॉमी है उसको भी आईसीयू में भेज दिया है, इंटेंसिव केयर यूनिट में। और आज तीसरे चरण में हम लोग चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि देश की जो इकोनॉमी है वो सांस ले रही है, लग रहा है कि सांसें गिन रही है। और एक ऐसा स्टेज आ गया है जबकि बड़े अर्थशास्त्री हैं जैसे रघुराम राजन, जो भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जैसे अभिजीत भट्टाचार्य हैं, वो नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, 2019 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने और कई लोगों ने, सब लोग कह रहे हैं विशेष पैकेज देने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था को बेल आउट करने की जो आवश्यकता है। यह बेल आउट क्यों? क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी है वो एक तरह से वेंटिलेटर पर है। अब वहाँ अपने आप वो श्वास नहीं ले पा रही है, उसको श्वास लेने के लिए, जीवित रहने के लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार को एक बड़ा पैकेज देने की उपाय करना पड़ेगा। यह पैकेज कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, कब आएगा और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, यह भी एक अध्ययन का विषय है जो अगले क्लास में मैं निश्चित रूप से इस बेल आउट पैकेज के बारे में चर्चा करूंगा कि ये कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वह एक तरह से आईसीयू में है, एक तरह से वेंटिलेटर पर है। क्या आप यह जानना नहीं चाहते हैं कि यह वेंटिलेटर जो आईसीयू की बात हो रही है अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना वायरस के कारण, आखिर वो फेज आया कैसे? क्या वह एक कंटिन्यूअस फेज है? यह फेज किस रूप में आया? कोरोना वायरस ने इंसान की जिंदगी ली, लेकिन वो इकोनॉमी की भी खराब कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। उसका क्या असर होगा और यह साइकिल कैसे पहुंचा है इस स्टेज तक, आज कुछ
इन्हीं पहलुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। बोर्ड पे आपको हम क्लियर ये लाइव दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था का मार्केट साइकिल क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उतार और जो चढ़ाव होता है उसके कौन कौन से फेज होते हैं, किस तरह से रिसेशन आता है, किस तरह से डिप्रेशन का स्टेज होता है और कैसे इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवरी को प्राप्त होती है और वह साइकिल अपने प्रोग्रेस पाथ को फॉलो करती है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में। अंत तक आप बने रहिएगा। इन इस फेज को, अवस्थाओं को समझना हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है कि यह फेज कैसे है और यह फेज से कैसे उबरा जा सकता है। अब आपको इस बोर्ड के बारे में क्लियर कट मैं बताने जा रहा हूं कि यह बोर्ड है कैसे। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं इसके एक एक टर्म्स के बारे में, साइकिल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बंधुगण, यह जो लाइन है एक तरह से आप कहें यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है तो यह जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद इस तरह से आगे बढ़ रहा है, यहां पर शुरू होकर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, एक तरह से सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी क्या होता है तो शॉर्ट में बता दूं समझदारी के लिए, एक तरह से यह भी एक सेपरेट क्लास में मैं लूंगा। जीडीपी, एनडीपी और एनएनपी ये जितने भी हैं और नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एक सेपरेट क्लास का विषय है जो अवश्य मैं लूंगा। लेकिन अभी मैं जीडीपी बता दूंगा कि एक साल के अंदर इस देश में जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और जितना भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है in a one fiscal years means one financial year from 1st of April to 31st of March, that is financial year। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज है, उसका जो वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद का यह वाई एक्सिस बन गया। और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस में हम समय के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि समय लगातार चलायमान है, गतिमान है, समय बीत रहा है। तो एक साल का जो अवधि होता है, जैसे मैंने बताया 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च का जो समय होता है, ये एक साल हुआ, 1 फिस्कल ईयर हुआ, एक फाइनेंशियल हुआ। तो 3-3 महीने के 4 साइकिल होते हैं। एक साल को एक तरह से आप बांट दीजिएगा 3-3 माह का, तो ये 12 माह हो गए। और इसको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 कहा जाता है। तो ये क्वार्टर 1 हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक क्वार्टर 2 हुआ, एक क्वार्टर 3 हुआ, क्वार्टर 4 हुआ, और इस तरह से अलग अलग क्वार्टर में आ जाती है। और हर क्वार्टर में जीडीपी को नापा जाता है। जैसे इस क्वार्टर में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की आप बात करें जो क्वार्टर 1 है, तो ये क्वार्टर 1 का मतलब हुआ आपका 1 अप्रैल 2014 से 2020 से, अगर आप देखें 4 के बाद 5, 6, 7, यानी कि 31/7/20, ये एक क्वार्टर हुआ। तो इस एक क्वार्टर में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है। वैसे हर क्वार्टर का ग्रोथ रेट नापा जाता है और यह काम करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इधर जीडीपी का ग्रोथ बता रहा है इस वाई एक्सिस पर, और इधर बताया जा रहा है टाइम, यानी ओवर a period of time span, what is the growth rate of GDP, that means what is the output। ये output है, और output किस रूप में है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, इसके आउटपुट को बता रहा है। अब हमको ये देखना है कि यह साइकिल कैसे चलती है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस का साइकिल है, और हमने बताया यह साइकिल कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होती है, वरन यह इसमें फ्लक्चुएशन होता है। ये जिगजैग में एक तरह से वेव में चलती है, कभी भी एक समान नहीं रहता है। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें साइकिल की, तो यह साइकिल ऐसे मूव हो रही है। एक तरह से आप देखें तो ये साइकिल यहाँ से ऐसे मूव हो रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, और फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे जाएगी। दिस इज द वे द बिजनेस साइकिल मूव्स। नाउ यहाँ से ये जो लाइन मूव कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहुंचकर इकोनॉमी पीक पर हो जा रही है। ये देखिए, ये पीक स्टेज है इकोनॉमी का।
ये बूम की स्थिति भी इसको आप बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ बूम और पिक। लेकिन यह जो इकोनॉमी यहां से लेकर पिक तक पहुंची, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। यानी यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है। किस चीज का? इकोनॉमी का। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? यानी चीजें बढ़ रही है। तो एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि आपका जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एक्सपेंशन का मतलब हुआ। और जब एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपका इनकम भी आपका बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है। प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपके सेल्स भी बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सेल्स बढ़ रहे हैं, मार्केट में मनी सप्लाई भी आपका बढ़ रहा है। और मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो जीडीपी भी बढ़ रही है। देखिए एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जा रही है, इकोनॉमी मूव कर रही है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है। जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का कारण है एक तरह से सप्लाई का भी ज्यादा है, सप्लाई भी बढ़ रही है। सप्लाई भी बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ने का कारण है डिमांड भी बढ़ रहा है, इससे सेल्स बढ़ रहा है। मार्केट में मनी सप्लाई लगातार सर्कुलेट हो रही है, इससे जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ रहा है। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी मूव कर रही है। यह फेज जो यहां से लेकर जो फेज मैंने बताया यहां तक, यानी पीक तक पहुंचने का जो यह फेज है, दैट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यानी इकोनॉमी लगातार फॉरवर्ड मूव कर रही है। बहुत अच्छे संकेत ये माने जाते हैं और ये स्टेज यहां तक पीक पर पहुंच जाता है। इसको कहते हैं ऊंचाई पर पहुंच गया। यह इकोनॉमी का बूम कंडीशन है, इकोनॉमी बूम पर हो गई। और जब यहां पर इकोनॉमी पहुंच जाती है तो एक्सपेंशन फर्स्ट फेज है और जो पीक है उसको सेकंड फेज कहा गया है। इसको सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। इस स्टेज में अगर आप देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये कंडीशन बन सकती है जब यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। क्या कारण है कि यहाँ पर मनी सप्लाई भी ज्यादा हो रही है। और मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड किस लिए ज्यादा है? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है। और लोगों की इनकम क्यों ज्यादा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। सारी घटनाएं एक एक करके इंटरलिंक्ड है और इसीलिए यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है। और डिमांड बढ़ रहा है तो इसको मीट करने के लिए सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो इस या तो एक तरह से ये कंडीशन है कि जो ये प्रोडक्शन बढ़ा, जो सप्लाई बढ़ा, ये भी बढ़ रहा है। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ पीक। और इस स्टेज तक पहुंचकर इकोनॉमी में थोड़ी सी एक ऐसा आता है कि जब वो लगता है कि अब क्या किया जाए, पीक अवस्था तक पहुंच गया है, तो देखा जाता है साइकिल में कि इसके बाद, इस पीक के बाद गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जीडीपी लगातार बढ़ती है, जीडीपी बढ़ते जाती है। जीडीपी कहां से? यहां से लेकर पीक तक पहुंचने में। और जब पीक पर जीडीपी पहुंच जाती है, प्रोडक्शन पहुंच जाता है, तो पीक से धीरे धीरे एक गिरावट शुरू हो जाता है। ये चैनल है गिरावट का। और यहां से आप देखेंगे पीक के बाद धीरे धीरे यहां से लेकर यहां तक ये जो स्टेज है, ये गिरावट का दौर है। इसको कहते हैं डाउन टर्न। यानी कि प्रोडक्शन धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन फेज है। ये क्या फेज था? एक्सपेंशन। इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही थी, यहाँ पर इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन फेज है और इसी को कहा जाता है रिसेशन। यहाँ पर जीडीपी में गिरावट दर्ज होती है। जीडीपी जो इसके पहले के क्वार्टर में अप था, उसमें जीडीपी में यहाँ पर गिरावट दर्ज होती है। यह रिसेशन का फेज करता है। रिसेशन क्या हुआ? पीक से लेकर उसमें जो गिरावट हो रही है वो एक तरह से रिसेशन का फेज है। अब इस रिसेशन के फेज को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि इसमें एक तरह से जो स्नैग हुआ, जो स्नैग के कारण, जो ऑब्स्टैकल है इकोनॉमी में, इसके कारण यहाँ पर गिरावट शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ होता है। इस दौर को बता सकते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो रहा है, प्रोडक्शन भी यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर रिसेशन के दौर में प्रोडक्शन कम हो गया, यहाँ पर सप्लाई में भी थोड़ी कमी हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो तो सप्लाई भी कम हो गया। यहाँ पर डिमांड भी एक तरह से कम हो जाता है एक तरह से, और सेल्स भी आपका कम हो जाएगा, सेल्स कम हो गया, और इसके कारण जीडीपी में गिरावट हो रही है। तो आपका यह जो रिसेशन का फेज है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, इकोनॉमी इज टुवर्ड्स डाउनटर्न, पीक से लेकर इस स्टेज तक जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ इकोनॉमी का, उसका फीचर क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से हो रहा है, प्रोडक्शन में गिरावट है, सप्लाई में कमी आ रही है, और इसके कारण डिमांड भी कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी क्वार्टर होंगे उसको क्या कहा जा रहा है कि इसमें जीडीपी में गिरावट है एक तरह से। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ इकोनॉमी हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ इकोनॉमी। अब सोच सकते हैं कि यह रिसेशन वर्तमान में कोरोना वायरस भारत में दस्तक दिया, उसके पहले से इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन के दौर से गुजर रही है, और जब कोरोना वायरस का एंट्री हो गया है इंडिया में, उसके बाद ये लगातार रिसेशन में जारी है। तो रिसेशन को आप कैसे समझते हैं? रिसेशन का मतलब हुआ कि डिक्लाइन इन जीडीपी, यानी जीडीपी में गिरावट आ रही है फॉर 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर ए हुआ, दूसरा क्वार्टर ए हुआ, कम से कम 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी में लगातार गिरावट दर्ज की गई तो माना जाता है कि अर्थव्यवस्था रिसेशन से क्रॉस कर रही है। अब यह तीसरा क्वार्टर में भी जा सकता है, चौथा क्वार्टर में भी जा सकता है। एक समय आता है जब जीडीपी रिसेशन के 2 क्वार्टर्स को क्रॉस कर जाती है, और एक अवस्था आता है जिसे कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंडेड रिसेशन, यानी यह रिसेशन तीसरा क्वार्टर में भी है, चौथा में भी है, पांचवा में भी है, छठा में भी है, और इवन 1 फिस्कल ईयर, पूरे साल चल रहा है। इसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन और एक्सटेंडेड रिसेशन। इस दौर को कहा जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या हुआ? रिसेशन का ही भयानक रूप हुआ, बड़ा रूप हुआ, विभत्स रूप हुआ, जब काफी अलग अलग क्वार्टर्स में लगातार जीडीपी में गिरावट आ रही है। 2 क्वार्टर तो केवल रिसेशन हुआ, लेकिन जब लगातार कई क्वार्टर में, इवन 1 फिस्कल ईयर में अगर इस तरह से जीडीपी का गिरावट का दौर रहा है, तो उसको कहते हैं क्या? डिप्रेशन। और डिप्रेशन में एक तरह से इसको कहते हैं, डिप्रेशन को लॉन्ग टर्म जीडीपी फॉल, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म जीडीपी फॉल। लॉन्ग टर्म जीडीपी में गिरावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तरह आ जाता है। और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है आपका, एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पर, वो पीक पर हो जाता है। यहाँ पर आपको अनेक बिजनेस फेलियर मिलेगा, अनेक बिजनेस फेलियर्स मिलेगा, काफी बिजनेस फेलियर यहाँ पर बढ़ जाता है, इस तरह की बात होती है। और इस डिप्रेशन के स्थिति में इकोनॉमी लगभग रुक जाती है। इस अवस्था को कहते हैं स्टैग्नेशन। सो इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, सप्लाई भी रुक गई है, और डिमांड भी लोगों के पास है, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है एक तरह से। तो स्टैग्नेंट, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है। और उस समय में इन्फ्लेशन हाई रूप में है। इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस हाइक, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि कीमतें आकाश छू रही है। हाई इन्फ्लेशन इसको कहते हैं, हाई इन्फ्लेशन। तो एक तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, जहां पर प्रोडक्शन साइकिल हो गया, ब्रेक कर गया है, और इन्फ्लेशन भी है। इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि जब इकोनॉमी स्टैग्नेशन का शिकार हो रही होती है और साथ साथ उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति हो, हाई इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमी के इस दौर को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन एक सामान्य विशेषता है डिप्रेशन का। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म जीडीपी में गिरावट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, बिजनेस फेलियर हो रहे हैं, बैंक्स के लोन लोग नहीं चुका पा रहे हैं, ये स्थिति डिप्रेशन की हो गई। सो कैसे यही रिसेशन डिप्रेशन में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए, ये जो रिसेशन है वही डिप्रेशन में प्रवेश कर गया, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म रिसेशन हो गया। अब आप देखिए, रिसेशन की बात करें तो 2007 से लेकर 2008 में इंडिया में डिप्रेशन हुआ।
कई क्वार्टर्स में डिप्रेशन हुआ, सॉरी रिसेशन हुआ, और इसको ग्रेट रिसेशन बोला जाता है। ग्रेट रिसेशन यानी कि ये रिसेशन का दौर 7-8 में हुआ। और जो डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन का एग्जाम्पल आपके समक्ष मैं दे दूंगा कि जो इस तरह से डिप्रेशन हुआ था, उन्हें आपको याद होगा इंटर वॉर पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यह डिप्रेशन 1930s के 1930 के दशक में जो डिप्रेशन हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी विषय पर J.M. केन्स का रिसर्च था। उन्होंने कि आखिर डिप्रेशन से देश के इकोनॉमी को कैसे उबारा जाए, कैसे इकोनॉमी को पुनः ग्रोथ के ट्राजेक्टरी पर आगे बढ़ाया जाए। ये स्थिति था 1930 का। तो देखिए रिसेशन तो आता रहता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है, ये हमेशा चलता है। रिसेशन इज फ्रीक्वेंट, रिसेशन आएगा फिर इकोनॉमी आगे बढ़ते रहेगी, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन डिप्रेशन बहुत ही रेयर है और ये कभी ऐसा नहीं आता है। अभी जो सबसे बड़ा डिप्रेशन था 1930 का हम लोग याद करते हैं और वैसा नहीं आती है। अब कोरोना वायरस में ये आ रहा है कि इकोनॉमी रिसेशन नहीं बल्कि डिप्रेशन में आ चुकी है। जीडीपी इवन 0% ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रही है। ऐसा वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। तो क्या यह डिप्रेशन का फेज है या ग्रेट रिसेशन के फेज से क्रॉस कर रहे हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन ये जो रिसेशन का यह पीक फेज है, रिसेशन के इस पीक फेज को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के रिसेशन का जो पीक फेज है एक तरह से इसको कहते हैं ट्रो, TROUGH। ये ट्रो क्या है, एकदम अंतिम स्थिति में इकोनॉमी आ गई है। यहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल पैरालाइज कर गई। अब इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। जिस वेंटिलेटर की बात मैं कर रहा हूँ वो इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। अब इकोनॉमी का क्या होगा, बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, कोई मनी सप्लाई नहीं है, सब कुछ एक तरह से खत्म होने की स्थिति है यहाँ पर। अब यहाँ से इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को यहाँ से इकोनॉमी फिर यहाँ पर पैकेज, यहीं पर पैकेज देने की बात होती है। सरकार के द्वारा एक फिजिकल पैकेज की बात हो रही है, स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है कि हाउ टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, द इकोनॉमी विच इज टोटली in a draw condition, how to move the economy। और इकोनॉमी को यहाँ से ये कंडीशन जो शुरू होता है, अब इसके कैसे शुरू होगा हम अगले क्लास में बात करेंगे। फिजिकल पैकेज की, बेल आउट पैकेज की, स्टिमुलस पैकेज की, जिसकी वकालत रघुराम राजन कर रहे हैं, जिसकी वकालत आपके विपक्ष के नेता कांग्रेस के हैं श्री राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी वकालत कर रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की सरकार को कैश ट्रांसफर करना चाहिए मिनिमम 60% को सरकार को। और राजन साहब भी कह रहे हैं कि फिजिकल पैकेज अनाउंस करना चाहिए। तो वो आएगा कैसे, कंडीशन क्या होगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी हो, इस पैकेज के माध्यम से इकोनॉमी ट्रो कंडीशन से आगे बढ़ती है और ये इकोनॉमी इस तरह से आगे बढ़ रही है। अगर देखें ट्रो के अंदर, यानी यह बिल्कुल लास्ट पॉइंट है नीचे का, इकोनॉमी अंतिम स्टेज तक गिर चुकी है और यहाँ पर जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है यहाँ से, अब यहाँ से जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है ये इकोनॉमी का रिकवरी फेज है। यानी यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज अपटर्न फेज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, मनी सप्लाई हो रहा है, सप्लाई का साइकिल शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और इस कारण जीडीपी एक तरह से हेल्थ शुरू हो जाती है और यहाँ पर जीडीपी आ जाता है एक तरह से और फिर यहाँ से जीडीपी एक्सपेंड करनी शुरू हो जाती है। दैट इज द एक्सपेंशन फेज ऑफ इकोनॉमी और यहाँ पर इकोनॉमी पुनः यहाँ आती है और ये पिक स्टेज को प्राप्त कर लेती है। तो यह पिक स्टेज जिस तरह से यहाँ था उस तरह से पिक स्टेज। अब ये एक्सपेंशन कैसे होता है, तो मार्केट में पुनः एम्प्लॉयमेंट, काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाती है, लोगों का इनकम बढ़ जाता है, लोगों के पॉकेट में पैसे आ जाते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाता है और इस कारण लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ जाता है तो डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ जाता है और इस कारण आप देखेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है और बिजनेस एक्सपेंड कर जाता है और इस प्रकार इकोनॉमी पुनः पिक को प्राप्त हो जाती है और पिक के बाद पुनः इकोनॉमी एक तरह से डिक्लाइन के स्टेज में आती है।
जिसको हमने यहां पर कहा रिसेशन, यानी कि एक्सपेंशन पहला फेज हुआ, दूसरा फेज हुआ पिक, और पिक से ये तीसरा फेज आगे आगे मूव करके इस तरह से आप होता है। तो यह रिसेशन का ये तीसरा स्टेज हुआ रिसेशन। रिसेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, डाउन ट्रेंड इकोनॉमी जा रही है और यह एक तरह से ज्यादा डाउन चली गई तो इसको डिप्रेशन करेंगे, अदरवाइज इकोनॉमी यहीं से मूव कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि रिसेशन के बाद डिप्रेशन आए। डिप्रेशन बहुत रेयर कंडीशन है और बहुत ही खतरनाक स्थिति है इकोनॉमी का। तो रिसेशन एक साइकिल में हुआ, एक क्वार्टर में हुआ, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, और फिर इकोनॉमी सुधर सकती है एक तरह से। तो फिर रिसेशन के बाद या तो डिप्रेशन होगी या रिसेशन के बाद फिर इकोनॉमी एक्सपेंड करने लगती है। अगर डिप्रेशन हुआ तो रिकवरी का स्टेज आता है, रिकवरी का एक तरह से 5th स्टेज है, 4th स्टेज ट्रो स्टेज है, और रिकवरी करने लगती है, ये अप टर्न है एक तरह से, और रिकवरी के बाद फिर बिजनेस एक्सपेंड करती है, ये 6 है। तो इस तरह से बिजनेस साइकिल 6 हुआ। पहला साइकिल है एक्सपेंशन, दूसरा साइकिल है पिक, तीसरा साइकिल है रिसेशन जो कॉन्ट्रैक्शन है, चौथा साइकिल है ट्रो, इकोनॉमी बिल्कुल डिप्रेशन के स्टेज में आ गई है, और इसके बाद 5वां साइकिल होती है रिकवरी, और छठा साइकिल है एक्सपेंशन। अब 6 साइकिल हमेशा होती नहीं है। होता क्या है कि एक्सपेंशन होता है, पिक आता है, रिसेशन आता है, और रिसेशन के बाद एक तरह से इकोनॉमी यहां आकर फिर आ जाती है एक्सपेंशन। तो यही नॉर्मली 4 साइकिल दिखाई देगा, एक्सपेंशन, पिक, रिसेशन और पुनः एक्सपेंशन, फिर रिसेशन और फिर एक्सपेंशन। यह फेज जो है मैंने डिप्रेशन का बताया है, ये बहुत रेयर फेज है। अब ये देखना है कि जो कोरोना वायरस हुआ है वह कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी क्या रिसेशन के अलग अलग क्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए क्या यह डिप्रेशन की ओर चली जाएगी, जहां पर प्रोडक्शन बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है। आपको बता दूं, जो अप्रैल का माह हुआ उसमें एक भी 4 व्हीलर का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, बिक्री नहीं हो पाई, एक मोबाइल फोन का बिक्री नहीं हुआ। यह तो एग्जाम्पल है। इंडिया में और कई जगह पर प्रोडक्शन 0 हो गया। सो आर वी विटनेसिंग अ साइकिल ऑफ डिप्रेशन? क्या 1930 के दशक का जो डिप्रेशन था वह पुनः आने वाला है? यह विचार करने का विषय है। अगर आ गया वो दौर डिप्रेशन का, तो आपके माइंड में होगा कि सपोज इकोनॉमी ग्रेट रिसेशन में है, या तो ग्रेट रिसेशन में इकोनॉमी जा रही है, क्योंकि कई क्वार्टर्स का आपको मैं डेटा भी देना चाहता हूं। कई ये जो डेटा है, अगर आप डेटा की बात करें अगर, तो डेटा भी मैं आपको देता हूं कि किस तरह से इकोनॉमी का जो अलग अलग स्थिति चल रहा है वो क्या स्थिति है। तो 2018-19 की बात अगर करें, 2018-2019 की बात करें, एक साल का पीरियड है, इसमें क्वार्टर 1 में जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 7.95 है। जो क्वार्टर 2 का ग्रोथ रेट है वो है 7.00, जो क्वार्टर 3 का ग्रोथ रेट है वो आपका है 6.58, और जो क्वार्टर 4 का ग्रोथ रेट है वो है 5.83। ओवरऑल एवरेज आता है 6.81। ये स्थिति है 18-19, जो 31 मार्च 19 को खत्म हो गया। और अब अगर आप बात करें 2019-20 का, 2019-20 का, और ये 31 मार्च 20 को खत्म, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्वार्टर 1 का डाटा आया है, क्वार्टर 2 का डाटा आया है, यहाँ पर 5.01 है और यहाँ पर 4.55 है। अगर आप देखें 2018-19 में तो 7.95 से 7 हो गया है, गिरावट है। इसके बाद पुनः 6.5 आया, जीडीपी में यहाँ भी गिरावट है। फिर ये 5.83 पुनः जीडीपी में गिरावट है ना, और ये तो एवरेज हुआ 5.83 जीडीपी में गिरावट है। इसके बाद 5.01 हो गया, 4.55 हो गया, और अभी क्वार्टर 3 और 4 के डेटा नहीं आए हैं। अगर आप देखें तो ये 4 क्वार्टर और 2 क्वार्टर, यानी लगातार 6 क्वार्टर जो डेटा अभी तक आ पाया है और सीएसओ के द्वारा 6 क्वार्टर में लगातार जीडीपी में गिरावट आ रही है। इसको तो क्या यह ग्रेट रिसेशन का दौर है, या आप ये मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक तरह से प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंडेड रिसेशन का शिकार हो गई? तो क्या इसको डिप्रेशन माना जाए या फिर ग्रेट रिसेशन माना जाए? अर्थशास्त्री इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। अभी डेटा ऑफिशियल सब आएगा। जो भी हो, चाहे वो ग्रेट रिसेशन हो या वो प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन हो, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, इकोनॉमी को ऑक्सीजन कैसे दिया जाए? इकोनॉमी जो वेंटिलेटर पर है उसको कैसे
बताया जाए कि वेंटिलेटर से वो बाहर निकले और पुनः इकोनॉमी में जान आए। इसी की बात अर्थशास्त्रियों में हो रही है। अर्थशास्त्री से सुझाव लिया जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब लॉकडाउन तो हमेशा रहेगा नहीं, पुनः सप्लाई शुरू होगा, इंडस्ट्री शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, लेकिन जो लॉस हो गया उसकी भरपाई कैसे किया जाए। अभी लार्ज स्केल पर माइग्रेशन चल रहा है सारा लोगों के बीच में, तो देखना होगा कि सरकार का क्या कदम होता है, क्या कहता है जेएम केस इस बात पर। जो जेएम केस ब्रिटेन के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने कहा कि जब इस तरह का दौर चला आ जा रहा है, ग्रेट रिसेशन या डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग रिसेशन, तो सरकार को चाहिए कि बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दे। सरकार को ह्यूज मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में आएगा तो लोगों के पास में पैसा आएगा पॉकेट में। जब लोगों के पास में पैसा आएगा पॉकेट में तो वो मार्केट में खर्च करेंगे, और जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो साइकिल है सब स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मनी सप्लाई कैसे बढ़ाया जाए, यानी बात हो रही है कई तरह से। तो एक पैकेज की बात हो रही है, पैकेज का नेचर क्या हो। दूसरा बात, अभी पैकेज दे कब, क्योंकि सप्लाई तो टोटली बंद है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। अभी फैक्ट्रीज बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, पीएसयू बंद है, तो अभी पैकेज किसको दिया जाए। सवाल यह है, अभिजीत बनर्जी जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनका कहना है कि कैश ट्रांसफर कीजिए डायरेक्ट, 60% बॉटम को कैश दीजिए, उनका ओपिनियन है। राहुल गांधी के साथ उन्होंने वीडियो चैट किया है और इस बात को बोला है। रघुराम राजन आरबीआई के हैं, उनका कहना है कि इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए। प्रश्न है आप सबों के लिए, इस पर हम लोग विचार करें कि यह पैकेज आएगा कहाँ से। पैसा जो पैकेज को बताया जा रहा है वो पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। आपको पता है जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पाया है, तमाम नहीं हो पाया है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, यह एक सबसे अहम सवाल है। इस इकोनॉमिक पैकेज पर और उसका प्रबंधन, पैकेज के जो पैसे हैं उनका प्रबंधन कहाँ से किया जाए, इस पर एक विशेष क्लास अगला हम लोग लेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे आरबीआई को सरकार अप्रोच कर रही है और एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के विविध पहलुओं पर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग बताएंगे कि जो इकोनॉमिक पैकेज की बात हो रही है उस पैकेज का नेचर क्या हो, उसका स्कीम क्या हो, उसका स्कोप क्या हो और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। आज का ये वीडियो कैसे लगा, आप अपने विचार ज़रूर YouTube पर इंडिकेट कीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल है mission2crackupsc.cse@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।